अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं अभी भी दौरान सफ़र हूं और बस रुक के ये वीलॉग इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप तक जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो पहुँचाई जा सकें। जल्दी जल्दी जो खबरें डेवलप हुई हैं पिछले 12 घंटे के अंदर वो सारी आपके सामने रखेंगे। ख़ास तौर पे कतर के ऊपर जो हमला हुआ था इसराइल की जानिब से, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। और साथ ही साथ नेपाल के अंदर अब नई हुकूमत जो है वो बनने जा रही है और उसके लिए किसका नाम सामने आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी एक नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि कतर के ऊपर जो इजरायली हमला हुआ था उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली वज़ीर आज़म है उनसे जो है वो रब्ता हुआ है, फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है नाराज़गी का इजहार किया गया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर में इजरायली हमले का नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया और अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने कहा है कि इजरायली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें अब ख़त्म कर दी हैं। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं और हमास पर इजरायली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। कतरी वजारत ख़ारजा ने इजरायली वज़ीर आज़म के कतर में हमास के दफ्तर से मुतल्लिक़ बयानात गैर ज़िम्मेदाराना करार दिए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कतर के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एक पाकिस्तानी वफ़द के हमरा कतर पहुँच चुके हैं और उस वफ़द के अंदर जो है वो इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी, ये तमाम अफराद जो हैं वो वज़ीर आज़म के हमरा कतर पहुँचे हैं। और सरकारी एलामिया के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की कतर के अमीर से जो है वो मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने 9 सितंबर को दोहा पर इजरायली हमले की पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्म खुला खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के ख़िलाफ़ इस हमले पर सख्त तशवीश है जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया की जानिब से मज़म्मत की गई है और पाकिस्तान ने भी इस फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अपनी स्टेटेड पोजीशन जो है वो ज़रूर वाज़े की है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत से ये बात इसका सवाल कर रहे हैं कि अगर आप इसका कंपैरिजन देखें ईरान के हवाले से कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो ईरान ने जो है वो बड़ा सख्त किस्म का जवाब जो है उस वक्त इसराइल को दिया था। लेकिन कतर की जानिब से जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया अभी तक एज सच। और बल्कि जब हमला हुआ था तो उसके बाद जो है वो अपने लड़ाका तैयारे ज़रूर फ़िज़ा में बुलंद किए थे। लेकिन दोबारा वही बात है कि जब आप ऑलरेडी आपके ऊपर हमला हो चुका हो तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो मिलिट्रीली आप कह सकते हैं कि कतर की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। अब अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए, वैसे मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि 1 मिनट के लिए आप कतर की जगह अगर पाकिस्तान के हवाले से ये बात सोचें तो क्या पाकिस्तान आगे से रिएक्ट करता या ना करता? मेरे ख्याल में ज़रूर करता, क्योंकि भारत को भी जो है इसका मुंह तोड़ जवाब मिला था। और अगर पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई कार्रवाई इसराइल की जानिब से की जाती तो उसे अच्छी तरह पता होता। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो आपकी खुद मुख्तारी के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो वाक़यात जो हैं वो इस वक्त कतर के अंदर आपने देखे हैं। बहरहाल सिर्फ कंडमनेशन हो रही है, मज़म्मत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो है वो जिसे कहते हैं ना गोंगलों के ऊपर से मिट्टी झाड़ना, ये बेसिकली वो वाली सूरत हाल हुई है कि हाँ जी फ़ोन करके कहा और देखें जी आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से वो भी पूछ रहा है कि जी कामयाब हुआ आपका ये हमला जो है वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल मतलब बड़ी मज़े का खेज़ किस्म की बात है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसराइल जो है वो बिल्कुल एक बदमाश की तरह जो है वो जवाब दे रहा है कि जी मैं करूँगा, मेरी जो मर्ज़ी मैं करूँगा, मैं आप मुझे कोई जो है वो नहीं रोक सकता, मैंने जहाँ कार्रवाई करनी होगी मैं वहीं पे जाके उससे हिट करूँगा। इसके साथ साथ अलबत्ता एक और जो कार्रवाई होने जा रही है वो है जनाब अरब इस्लामी सरबराही इजलास जो है वो तलब किया जा रहा है और इजलास जो है इतवार और पीर को कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में मुनक़्क़िद होगा और इसके अंदर भी जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होंगे और बैठ के इसे डिस्कस करेंगे कि जनाब देखें इसराइल ने कितनी ज़्यादती की है। कतरी हुकाम ने कहा है कि जी वो दोहा में इसराइली हमले के बाद ताहाल 2 लापता अफराद की तलाश और हलाक होने वालों की बाकियात से उनकी शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने पिछले 72 घंटों में फ़लस्तीन, लबनान, शाम, ट्यूनिस, कतर और यमन के ऊपर जो है हमले किए हैं। सिर्फ 72 घंटे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुस्लिम ममालिक हैं जनाब, उनके ऊपर हमले किए हैं। और अभी तक हमारे यहाँ पे जो है वो सिर्फ मज़म्मतें हो रही हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नशिस्तें जो है वो प्लान की जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स जो हैं वो प्लान हो रही हैं। इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा।
उधर इजरायली सदर ने बुध को बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टैमर के साथ जो है वो मुलाकात के बाद कुछ बातें शेयर की हैं। लंदन में कायम बैनुल-अक़वामी अमूर के एक थिंक टैंक में बात करते हुए उन्होंने इस मुलाकात को साफ गो और सख्त करार दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के दरमियान मुलाकात थी, लेकिन ये एक मुश्किल मुलाकात थी। इजरायली सदर ने कहा कि हमले ज़रूरी थे ताकि कुछ लोगों को हटाया जाए जो मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इधर भी जो है वो कोई ऐसा कोई बड़ी ख़ास कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। इज़राइल के हवाले से तो ये सिचुएशन है। अलबत्ता ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त ये जितने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर जो है वो फ़ौजें अलबत्ता उनकी जो है वो हाई अलर्ट हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन के अंदर है। डिफेंसिव पोजीशन से ज़्यादा जो है अटैकिंग मोड्स के अंदर जो है वो इस वक्त कहीं पे भी कोई फ़ौज ऐसी ऐसा नज़र नहीं आ रही कि वो इज़राइल के ऊपर हमला करे या इज़राइल के ऊपर जो है वो अटैक करने की बात करे। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर ऑब्वियसली ईरान भी जो है वो इस वक्त स्टैंड बाय के ऊपर है। मेरी इत्तलात के मुताबिक सोर्सेज ये बताते हैं कि जनाब इज़राइल इस वक्त जिस मूड में है और जो हरकतें वो कर रहा है, तो ईरान के अंदर भी जो है वो इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हाई अलर्ट है। दूसरी जानिब नेपाल के हवाले से भी हम अपने पिछले चंद व्लॉग्स में आपको अपडेट देते रहे हैं, तो उस हवाले से भी एक खबर है और वो ये है कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कुर्की उन्होंने अबूरी हुकूमत संभालने के ऊपर आमादगी जाहिर कर दी है। इससे पहले मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे थे। बालैन शाह जो खटमंडू के मेयर हैं उनका नाम भी आ रहा था कि शायद केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे जो है वो उनको नॉमिनेट किया जाए, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि साबिक चीफ जस्टिस जो कि खातून हैं सुशीला कुर्की, उनको कन्विंस करने की जो है वो कोशिश की गई। अलबत्ता वो इसके ऊपर रजामंद नहीं थी, लेकिन उसके बाद 15 घंटे सोचने के बाद जो है उन्होंने ये रजामंदी जाहिर कर दी है। तो नेपाल की एक साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो अब अबूरी हुकूमत संभालने जा रही हैं। दूसरी खबर यह है कि इस वेबसाइट के मुताबिक, मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड, ये जो खातून चीफ जस्टिस हैं इनके बारे में आपको बता दूं कि 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक अप्रॉक्सीमेटली 1 साल वो नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस रही थी और बड़ा सख्त रवैया इनका उस वक्त होता था। हुकूमत को बड़े आड़े हाथों वो लेती थी और हुकूमत की जानिब से जो है वो उसके बाद इनको हटाने की एक पूरी तहरीक पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जमा करवाई गई थी और उनके ऊपर ये उस वक्त की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी ये हुकूमती मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रही हैं, तो इसलिए उनको हटाया जाए और अल्टीमेटली उसके बाद उनको उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन अवाम के अंदर जो है वो ये बहुत मकबूल हुई थी अपने उन अहकामात की वजह से, अपने रवैये की वजह से और जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट को रन कर रही थी, तो अवाम में उनकी बड़ी मकबूलियत थी। तो उन्हीं को जो है वो नॉमिनेट किया जा रहा है कि वो अबूरी सेटअप जो है वो उसको हेड करेंगी, तो ताकि नेपाल के अंदर ये जो इस वक्त कशीदगी जारी है उसको किसी तरह जो है वो कंट्रोल किया जा सके, मामलात को जो है वो संभाला जा सके। नेपाल से एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो एक भारतीय सहाफ़ी के हवाले से आई है। ये भारतीय सहाफ़ी जो है मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि बहुत ही 2 नंबर और रॉ का ये हैंडलर है। इसका नाम है जनाब आदित्य राजकौल। आदित्य राजकौल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई थी, थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ इसका बैकग्राउंड बता दूं, तो उस वक्त इसने बेसिकली, आपको याद होगा कि एक बड़ा एक फेक किस्म का लेटर जो है वो इसने जारी किया था और उस लेटर के बेवकूफ़ी इतनी थी, 2 नंबरी इतनी थी कि नीचे जाके जो है वो पाकिस्तान के हवाले से लिखते हुए इसने उस शख्स के हवाले से लिखा था कि जी वहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं उनको मेरी वो वीडियो याद होगी, बहुत वो वायरल हुई थी उस वीडियो, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया था। तो उसी से पता लग रहा था कि ये फेक है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहता, पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। तो ये साहब जो है ये वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए नेपाल पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ पे ये जब नेपाल के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये फुटेज सामने आई है कि वहाँ के नेपालियों ने जो है इनको घेर लिया और इनके अगेंस्ट जो है वहाँ पे नारेबाजी होती रही, लोग इनको तंग कर रहे थे। तो इसकी फुटेज जो है वो सामने आई। कैमरामैन ने बड़ी कोशिश की कि इनको जो है वो रोका जा सके लोगों को, लेकिन लोग जो है वो बाज नहीं आए और अच्छा खासा जो है इनको तंग किया गया। तो आदित्य राजकौल जो है ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि मशहूर है इंडिया की अपनी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के अंदर, ये मशहूर है कि ये रॉ का चमचा है और रॉ की ही हिमायत में मतलब ये ट्वीट्स भी करता है और उसी का एजेंडा जो है वो टो करता है। तो इसको भी नेपाल भेजा हुआ है कि ये वहाँ पे जाके जो है वो इंडियन नैरेटिव को जो है वहाँ पे आगे फैला सके। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। चाहत फ़तेह अली ख़ान। चाहत फ़तेह अली ख़ान के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक आप जानते होंगे कि वो कौन है। चाहत फ़तेह अली ख़ान जो हैं वो अपनी गायकी के हवाले से जो है मतलब मज़ाक के अंदर जो है वो लोग उनका अक्सर जिक्र करते हैं, बड़े मशहूर पर्सनालिटी हैं। तो उनके साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे लंदन में जो है वो उनके ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से अंडों से हमला किया गया, उनके सर के ऊपर जो है वो अंडा मारा गया और इसकी जो है वो वीडियो फुटेज भी जो है बनी है। अब मेरा चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है वो मैं कभी भी उनको मैंने डिस्कस नहीं किया। देखिए मेरी नज़र में आपको अगर उनकी गायकी नहीं पसंद, आपको उनका गाना नहीं पसंद, आपको उनका रवैया नहीं पसंद, उनकी शख्सियत से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कीप इट योरसेल्फ।
ये बड़ी ही घटिया हरकत होती है कि किसी के ऊपर जो है किसी की इस तरह तज़हीक की जाए, उसके ऊपर इस तरह हमला किया जाए, आप उसको बेसिकली डिग्रेड करने की कोशिश करें, डिफेम करने की कोशिश करें। मैं कभी भी इस किस्म के रवैये को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। मेरे चैनल के ऊपर जो है हमेशा जब भी किसी की इस तरह की तज़हीक की जाती है, आई ऑलवेज कंडेम इट। तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस कि ये बड़ी ही शर्मनाक किस्म की वीडियो है। जिसने भी इनके साथ इस किस्म की हरकत की है, आपको उनकी मौसीकी से मसला होगा, स्टॉप लिसनिंग टू हिम। आपके पास एक बटन है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई आपको जोर जबरदस्ती है, वो पीटीवी का दौर तो है नहीं कि एक टेलीविजन चैनल है और आपको वही देखना पड़ेगा, आपके पास चॉइस कोई नहीं है। आपके पास हज़ारों की तादाद में आज चैनल्स हैं, हज़ारों की तादाद में आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। आप कुछ भी देखना चाहें, कुछ भी सुनना चाहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कोई आपको ये राइट नहीं देता कि आप किसी की जो है वो इस तरह तज़हीक करें। तो लंदन के अंदर ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो चाहत फ़तेह अली खान के साथ पेश आया है। दूसरा, बहरिया टाउन के हवाले से भी जो है, बहरिया टाउन के हवाले से एक बड़ी शॉकिंग खबर आई है। बहरिया टाउन की मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। बहरिया टाउन कराची में बुकिंग, खरीदो फरोख्त और इश्तिहारात के ऊपर जनाब मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन का प्रोविजनल NOC जो है वो मनसूख कर दिया है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जारी कंसुलेशन ऑर्डर्स जो हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 460 अरब रुपए की इकसात की अदम अदायगी पर 19 सितंबर 2022 को जारी किया गया फरोख्त और इश्तिहार का NOC जो है वो मनसूख कर दिया गया है। इसी इकदाम के बाद बहरिया टाउन की 16,896 एकड़ ज़मीन का हसूल ख़तरे में पड़ गया है और SBCA ने वाज़े किया है कि अलॉटीज़ के तमाम हकूक़ महफूज रहेंगे, जबकि बहरिया टाउन को फौरी तमाम अलॉटीज़ की फ़हरिस्त फराहम करने की हिदायत भी कर दी गई है। ज़ाहिर बात है, बहरिया टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं या जब वो लोग जिन्होंने बहरिया टाउन में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके अंदर आजकल मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी की लहर है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो अब ये एक और डेवलपमेंट आई है कि जनाब उनको जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त से भी रोक दिया गया है। इसके अलावा एक खबर जो है वो यूट्यूबर्स के हवाले से आई है। पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपके साथ खबर ये शेयर की थी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 के लगभग सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान छोड़ने की पाबंदी लगी हुई है कि जनाब वो ट्रेवल नहीं कर सकते, अब्रॉड ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन एक खुशखबरी ये आई है कि आपको याद होगा कि 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने के अहकामात जो है वो दिए गए थे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से। उसके ऊपर जो है वो इवन दो वो चैनल्स बंद नहीं हुए थे, रादर वो चैनल को इन्फॉर्म किया गया था यूट्यूब की जानिब से कि जी हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसे अहकामात आए हैं। तो उन्होंने इसको जो है वो कोर्ट में चैलेंज किया था इस्लामाबाद में। तो 11 यूट्यूबर्स की अपीलों के ऊपर जो है वो फैसला आज महफूज किया गया था और वो फैसला जो है वो सुना दिया गया है और चैनल्स की बंदिश का फैसला जो है वो कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है। और इसमें जिन चैनल्स का नाम है उसमें मतीउल्लाह जान, असद अली तूर, अब्दुल कादिर, ये चंद नाम है, हमारे पास कंप्लीट लिस्ट अभी नहीं है, लेकिन ये चंद नाम है जिनके हवाले से ये कोर्ट ऑर्डर जो है वो सामने आया है। तो अब अगर इन 11 को ये रिलीफ मिला है तो बाकी भी जो अफराद हैं जो उनको भी मोस्ट प्रॉब्ली जो 16 अफराद बनते हैं उनको भी इसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो मिल सकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर अपने लिए कोई ऑर्डर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं उस वक्त भी जब ये वाक़या पेश आया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था बड़ा ही बेवकूफ़ों वाला ये डिसीजन है, इसका कोई सर पैर नहीं है, ना आपने उनको सुना है और आपने जो है वो उनको सज़ा भी सुना दी, विच इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड। और वही हुआ है कि कोर्ट में जाके जो है वो ये चीज़ उड़ गई है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौती दरख्वास्तें जो हैं जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई हैं। इसके अलावा PTI रहनुमाओं को आज इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह, मलिक अदील, नगमा खालिद, एजाज़ अहमद खान, ज़ियाद कियानी अडियाला जेल से वापस जो है वो वहाँ से रवाना हो गए। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात के लिए आए थे मगर इजाज़त नहीं दी गई। बगैर किसी कानूनी जवाज़ के इमरान खान को जेल में रखा गया है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है। जुल्म व बर्बरियत से मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में 7, 10 और 14 साल की सज़ाएँ दी गई हैं और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये उन्होंने रिमार्क्स वहाँ पर पास किए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की हिदायत के बाद जो है वो पार्टी अरकान की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी अब इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं और सेनेटर अली ज़फ़र, सेनेटर आज़म सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर ज़िशान खानज़ादा, सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी, ये वही मिर्ज़ा आफरीदी हैं जिनको सेनेट का टिकट देने के ऊपर बड़ा शोर हुआ था कि जनाब ये PTI के नहीं हैं और ये एक्चुअली मुखालिफ जो है वो आते हैं और ये कभी भी वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी जो है वो अपने कायमा कमेटियों से जो है पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा सेनेटर मोहसिन अजीज़ उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है
और सेनेटर अली जफ़र जो है वो इतलात और नशरियात की कमेटी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आज़म सवाती ने 5 कमेटियों से इस्तीफ़े दिए हैं और अपना इस्तीफ़ा पार्लिमानी लीडर अली जफ़र को भेज दिया है। इसके अलावा सेनेटर ज़िशान खानज़ादा की जानिब से चेयरमैन सेनेट को अरसाल किए गए इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक एहतजाज के तौर पर मुतल्लिका 5 कायमा कमेटियों से वो अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने आज एक कॉलम लिखा है जो कि बैरिस्टर गौहर की तारीफ़ों से भरा हुआ है। उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को पार्टी में एक ऐसा रहनुमा उन्होंने कहा समझा जाता है जिसे अगर मुकम्मल इख्तियार मिल जाए तो वो ना सिर्फ पार्टी बल्कि जेल में कैद इमरान खान के लिए भी दरकार सियासी गुंजाइश हासिल कर सकता है। पार्टी ज़राए के मुताबिक शराफत और नरम मिजाजी की वजह से पहचाने जाने वाले बैरिस्टर गौहर को सियासी और इदारा जाती हल्कों में गैर मामूली एहतराम हासिल है। यही पहलू उन्हें एक ऐसे मौके पर राब्तों के लिए एक पुल की हैसियत देता है जब पीटीआई सख्त चैलेंजेस का सामना कर रही है। उनकी साफ शबी, पेशावराना पस मंज़र और महाजराई से पाक रवैया उन्हें इन स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल बनाता है जो बराह रास्त पीटीआई से राब्ते से गुरेज करते हैं। एक जरिए का कहना था कि अगरचे बैरिस्टर गौहर पार्टी की सोशल मीडिया तनकीद का हदफ बने और गद्दार भी कहलाए, लेकिन उनकी इमरान खान से वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ताहम यह भी कहा जा सकता है कि बैरिस्टर गौहर सिर्फ उस वक्त फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं जब इमरान खान उन्हें वाज़ेह इख्तियार और सियासी सतह पर जगह दें। एक सीनियर रहनुमा का कहना था कि बैरिस्टर गौहर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ राब्ते का जरिया बन सकते हैं, लेकिन उनका किरदार मुकम्मल तौर पर इमरान खान पर मुनहसर है कि वो उन्हें अपने नुमाइंदे के तौर पर बाइख्तियार बनाते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में अंसार अब्बासी साहब की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि वाकई बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। आपने कभी कोई गालम गलोच इस किस्म की जो चंद इनके लौंडे लपाड़े या जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इस किस्म की कोई लैंग्वेज आप कभी बैरिस्टर गौहर के मुँह से नहीं सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैरिस्टर गौहर के अंदर, बैरिस्टर गौहर की राह में जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो तो एक्चुअली खुद पीटीआई के अपने अंदर से हैं। मिसाल के तौर पे सलमान अकरम राजा साहब हो गए। सलमान अकरम राजा साहब का और उनका जो झगड़ा था वो पूरे मीडिया ने देखा हुआ है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बैरिस्टर गौहर को ज़्यादा पसंद नहीं करती। बैरिस्टर गौहर या अली अमीन गंडापुर जो है वो दोनों ऐसे लोग पीटीआई के अंदर कंसिडर किए जाते हैं कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं, तो इसी वजह से उनको स्पेस नहीं दी जाती एंड ही इट्स हार्डली एनीथिंग दैट ही कैन डू। लेकिन ऑब्वियसली मैं जिस तरह आपसे कह रहा था कि अपने रवैये की वजह से वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको पीटीआई के अंदर स्पेस ही नहीं दी जाती। बल्कि मैं अक्सर देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अक्सर औकात पीटीआई के कारकुन जो है इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ जगहों के ऊपर जहाँ पे टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, मेरा ख्याल में वाकई बैरिस्टर गौहर ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। इसके अलावा जनाब 9 मई वाक़े के बाद अली अमीन गंडापुर साहब के पासपोर्ट ब्लॉक होने के मामले में पेशरफ सामने आई है और महकमा एस्टैब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को अरसाल किया गया मरासला सामने आया है और इसमें जो है वो अली अमीन गंडापुर को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने की इस्तदा की गई है। ये मरासला 12 अगस्त 2025 को डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को अरसाल किया गया था कि जनाब गंडापुर साहब को जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक बड़ी टेंस सूरत हाल वहाँ पर डेवलप हुई क्योंकि इमान मज़ारी जो कि एक बड़ी मशहूर लॉयर हैं और ह्यूमन राइट्स के मामलात के ऊपर जो है वो पेश रहती हैं, उनके हवाले से उनकी बड़ी एक तल्ख कलामी हुई चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ और मामला बेसिकली था महारंग बलोच का नाम ECL से निकलवाने के हवाले से। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा अब इस केस में कोई ऑर्डर पास करूँगा तो मिस मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी और कहेंगी कि जी डिक्टेटर बैठा हुआ है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो इमान मज़ारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। चीफ जस्टिस ने इमान मज़ारी से कहा कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। इमान मज़ारी ने कहा कि मैंने जो बात की है वो ज़ाती हैसियत में है, उसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासिर ना करें, मैं यहाँ एक ब्रीफ लेकर आई हूँ, ज़ाती हैसियत में मैं नहीं आई हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कमेंट कर दिया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इमान मज़ारी ने कहा कि मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की, अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इमान मज़ारी ने कहा कि मुझे आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, तो अभी बस उन्होंने इतनी बात की थी, उसके बाद उन्होंने अपना जुमला कंप्लीट नहीं किया। इमान मज़ारी ने कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें तौहीन अदालत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ECL से नाम निकलवाने के लिए उनको पहले काबीना की सब कमेटी में जाना चाहिए। महारंग का नाम जो है, महारंग बलोच का नाम ECL से निकलवाने के हवाले से केस की मजीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क तकरीब में शिरकत करने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया है। ज़हन में रखिएगा कि जजेस जो हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से NOC चाहिए होता है अगर वो फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं,
लेकिन उनको NOC जारी करने से इनकार कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो गुज़श्ता माह अमरीकी येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से 10 से 13 सितंबर तक ग्लोबल एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। येल यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, उनकी जानिब से एक लेटर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा गया और उनसे कहा गया कि इनके लिए इजाज़त दी जाए। तो जवाब में रजिस्ट्रार ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शाह को तकरीब में शिरकत की सहूलत देने की पोजीशन में नहीं है। इसकी वजह 8 सितंबर को अदालती साल का आगाज़ है, जिसमें जामे फुल कोर्ट सेशन में सालाना प्रोग्राम के जायज़े समेत अहम इदारा जाती तकरीबात और वकला बरादरी के साथ राब्ते एक रिवायत हैं। इस सिलसिले में नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब में तमाम जजों की शिरकत इज्तिमाई गौर होश तरजीहात के तयन और इदारा जाती सिमत के लिए जो है वो नागुज़ीर है और इसलिए ये छुट्टियाँ जो हैं वो नहीं दी जा सकती। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनाब खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला शुमाली वज़ीरिस्तान, मोहम्मद और बन्नू में 9 और 10 सितंबर को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी करने वाले 19 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक मोहम्मद के इलाके ग्लोनो में इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर किए गए ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज में शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी करने वाले 14 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।